नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जीके बाई अजय सर पर और विजन कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सबको पता है आपका जो जीके बाई अजय सर है या फिर विजन इंस्टीट्यूट का परिवार जो YouTube फैमिली है वो 1000 सदस्यों की कंप्लीट हो चुकी है। आपको बहुत खुशी होगी कि लगातार धीरे धीरे जो जीके बाई अजय सर का YouTube परिवार है वो ग्रोथ कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का प्यार देख करके YouTube चैनल पर। आप इतना हमें प्यार देते हो, इतना हमें स्नेह देते हो, उसके लिए आप सभी को बहुत हाथ जोड़ करके प्यार भरा आपको प्रणाम। हम ये भी कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो आपका और हमारा YouTube परिवार है, ये एक समय ऐसा आएगा जो बहुत बड़ी संख्या में इसके साथ में सदस्य जुड़े होंगे, क्योंकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत वाकई में ही एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए तैयार करते हैं। परीक्षा में आने वाले प्रश्न और पीछे आए हुए प्रश्नों को भी हम यहाँ पर आपके सामने इस डिजिटल बोर्ड पर सॉल्व करवाते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान हम निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी दोस्तों, भगवान ने इंसान बनाया है और इंसान के द्वारा गलतियां हो ही जाती है, ठीक है ना। अगर इंसान खुद ही भगवान बन जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो लगातार जुड़े रहना, और लगातार यदि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो तो आप जो हमारे साथ में मिलकर के मेहनत कर रहे हो वो मेहनत एक बार ज़रूर रंग लेके आएगी। दोस्तों, मेहनत अवश्य बोलेगी। आप और हम मिलकर के उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की, हमें जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, उन बुलंदियों को हम छुएंगे जरूर। दोस्तों, बस आपका और हमारा निरंतर साथ बने रहना आवश्यक है। मैं क्षमा चाहूँगा, पिछली क्लास किसी कारणवश साइंस की क्लास को मैं आपके सामने लेकर नहीं आ पाया। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ भी होती है, कुछ पारिवारिक काम धंधे भी होते हैं जिनको करना प्राथमिकता होती है। तो अब से आपकी क्लासें निरंतर सुचारू रूप से चलती रहेगी और हर एक टॉपिक, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया है, हर एक टॉपिक हम कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे दोस्तों। पिछली कक्षा के अंदर हमने दर्पण पढ़ा था। कौन सा दर्पण पढ़ा था? हमने दर्पण से संबंधित शब्दावली पढ़ी थी। हमने दर्पण से संबंधित क्या पढ़ी थी? शब्दावली पढ़ी थी, है ना। जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जैसे कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़कर आ चुके थे। और यहाँ से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशंस पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध का प्रश्न आता है। तो जो बच्चे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप ये भी कह सकते हैं बेल आइकन का जो निशान है उसको दबा दीजिए। आने वाली जो वीडियो है, क्लास है, उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और घर बैठकर भी
आप हमारे कंटेंट का मज़ा ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम भी करना है। हर एक स्टूडेंट जो आज की क्लास को देख रहा है उनको मैं कह दूं कि क्लास का जो वीडियो है उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजने का काम करें, है ना। जितनी ज़्यादा संख्या में आप जुड़ करके हमारे साथ आओगे, हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम उतना ही ज़्यादा आपके लिए निखर के आएंगे और आपके लिए उतना ही अच्छा एक बेहतरीन कंटेंट अपन प्रस्तुत करने का काम आपके लिए करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपको याद रखना है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गुरुजी दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना है दर्पण गुरुजी 2 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो होता है गोलीय दर्पण, एक तो होता है गोलीय दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण को पिछली वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण को पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, प्लेन मिरर कहते हैं। और दोस्तों समतल दर्पण को अपन क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। इसके साथ साथ में अगला जो दर्पण है दूसरा, वो है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर के नाम से अपन इसे जानते हैं, ठीक है ना। याद रखना है गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर के नाम से अपन जानते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। हाँ, स्फेरिकल मिरर के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। देखो गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? देखो इधर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक कौन सा? एक तो होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण भी अलग अलग प्रकार का होता है, अवतल दर्पण भी अलग अलग प्रकार का होता है। इनको अपन पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इतना याद रखना है, उत्तल दर्पण बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर के नाम से अपन इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के नाम से इसे अपन जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अवतल दर्पण को दोस्तों कहा जाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर। और मैं अभी बता दूं, यदि आपने मिरर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो लेंस पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मिरर को अगर आपने अभी अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो लेंस पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लेंस मिरर का क्या है? उल्टा है। लेंस है वो मिरर का क्या है? उल्टा है। या हम ये भी कह सकते हैं मिरर जो है वो लेंस का क्या है? उल्टा है। तो क्या ये सबको पता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चले आगे। मिले तुझसे बिछड़ कर हम, मेरे साजन दुआ करना, है ना। हाँ, अगर पहली बार आया है कोई YouTube चैनल पर तो मैं बता दूं, अब आप हमसे जुड़ गए हो, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस से बिछड़े हुए थे इतने दिन, तो आज आप साइंस से जुड़ गए हो, है ना। अगर साइंस को एक प्रेमिका की तरह प्यार करोगे ना तो साइंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी।
कहते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं हम तुमको सनम, है ना। तो सनम समझ करके साइंस को पढ़ोगे तो साइंस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। घबराना नहीं है, हम आगे चलें। और सबसे पहले दर्पण का प्रकार याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं। कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण बोले तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण बोले तो कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हर एक स्टूडेंट की व्हाट्सएप स्टेटस पर आज की क्लास का वीडियो होना चाहिए। कल इस लाइव सेशन में आप हर एक स्टूडेंट का दायित्व बनता है कि कम से कम एक स्टूडेंट 2 अन्य स्टूडेंट्स को लेकर के आए और जीके बाय अजय सर विजन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरपूर एक शानदार कंटेंट का आनंद बच्चों को मिल सके या बच्चे इस कंटेंट का आनंद ले सके। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण बोले तो कॉन्वेक्स मिरर। ये गुरुजी क्या होता है? देखो इधर मैंने कहा था आपके पास में एक क्या है, कांच का गोला है ना। एक क्या है? कांच का गोला है। क्या भाई? कांच का गोला है। ठीक है ना। चलो हम ये बना देते हैं एक कांच का गोला। ये क्या बना दिया हमने? एक कांच का गोला बना दिया है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज भी कैसा? सफ़ेद कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये क्या आपके पास में एक कांच का गोला है। बनाया जी, बनाया। ये कांच का गोला है और इस कांच के गोले को हमने यहां से क्या कर दिया बताओ? यहां से काट दिया। इस कांच के गोले को यहां से क्या कर दिया हमने? काट दिया। और काटेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार से 2 संरचनाएं बन गई। एक तो ये संरचना बन गई आपके पास में और एक ये संरचना बन गई है आपके पास में। बन गई ना। इस प्रकार की 2 संरचनाएं बन गई। यदि इसकी आंतरिक सतह पर, इसकी आंतरिक सतह पर हम पॉलिश कर दें, और सब बताओ कमेंट बॉक्स में पॉलिश किस चीज की करेंगे गुरुजी? पॉलिश किस चीज की करेंगे गुरुजी? सब कमेंट करके अपने आंसर दो। कौन से सल्फाइड की? तो आपने कहा गुरुजी सिल्वर सल्फाइड, या फिर कौन से सल्फाइड की? आप कहोगे जिंक सल्फाइड की क्या कर देंगे अपन? पॉलिश कर देंगे। तो आपके पास में बना हुआ जो दर्पण होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि वह दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश की जाती है वो दर्पण कौन सा कहलाता है? तो आप कहोगे उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई भाई? अरे ये बात समझ में आई क्या दोस्तों? अगर समझ आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताओ क्या आपको उत्तल दर्पण की डेफिनेशन पता चली? यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें। और किसकी पॉलिश? तो आप कहोगे सिल्वर सल्फाइड की हमने क्या कर दी? सिल्वर सल्फाइड की हमने क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है। या फिर जिंक सल्फाइड की हमने क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है। जिंक सल्फाइड की हमने पॉलिश कर दी है। तो गुरुजी हम इसके साथ में एक लाइन और जोड़ सकते हैं क्या? कौन सी लाइन? कि ऐसा दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दी जाए और जिसकी उभरी हुई सतह है वो परावर्तक पृष्ठ का क्या करे? काम करे। जिसकी उभरी सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करे उसको अपन क्या कहेंगे? तो आप कहोगे गुरुजी उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरी हुई सतह या फिर जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं
परावर्तक पृष्ठ, क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है। तो गुरुजी परावर्तक पृष्ठ कैसे कहा है, क्योंकि इस पर गिरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होगी, परावर्तित होगी, इसलिए हमने इसको कौन सा नाम दिया है, परावर्तक पृष्ठ नाम दे दिया है। ठीक है ना। तो मैं परिभाषा लिख दूं, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चले जाना। ठीक है ना। परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण में वह दर्पण है ना, आप ये कह सकते हो वह दर्पण जिसके आंतरिक पर, ऐसे लिखो, जिसके आंतरिक भाग पर, जिसके आंतरिक भाग पर, जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश की जाए तथा आंतरिक भाग पर पॉलिश की जाए तथा उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करे। परावर्तक, जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करे, परावर्तक पृष्ठ का काम करे, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, इधर देखो, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, उत्तल दर्पण का अन्य नाम क्या हो सकता है। हमने अभी ये डायग्राम बनाया है, कौन सा डायग्राम बनाया है, ऐसा एक डायग्राम बनाया है, और इसकी आंतरिक सतह पर हमने एक पॉलिश की है ना, इस प्रकार से क्या दिखाई है, आंतरिक सतह पर हमने क्या दिखाई है, पॉलिश दिखाई है। ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश की मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये मुख्य एक्स। ठीक है। और इस मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, उन प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद में ये क्या कर देता है, बताओ, फैला देता है। परावर्तन के बाद में क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है ना। ये एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता, फैला देता है। और फैला देता है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है, बताओ, अपसारी दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला, है ना, फैलाने वाला जो होगा उसको अपन क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। तो याद रखना है, इसका जो अन्य दूसरा नाम है वो याद रखना है। उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण के नाम से अपन इसे जानते हैं, है ना। अपसारी दर्पण भी हम इसे कहते हैं। प्रकाश किरणों को फैलाता है, क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसलिए दोस्तों हम इसे किस नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। प्रकाश किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे कहा जाता है अपसारी दर्पण। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। लिख सकते हो आप, साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, है ना, लिख करके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार में साथ साथ लाइव चल रहा है नहीं लिख पा रहे हो, तो दूसरी बार आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप लिख सकते हो साथ साथ में। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों। क्या ये तीन चीजें आपको समझ में आई है क्या उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक सतह पर आप क्या कर दो, पॉलिश, और बाह्य सतह जिसकी परावर्तक पृष्ठ का काम करती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपन कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण का अर्थ हो गया परावर्तन के बाद में प्रकाश किरणों को फैला देता है ना, रोशनी ही रोशनी कर देता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, आपका उत्तल दर्पण कहलाता है।
उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो याद रखना कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और ये प्रश्न पूछा जाता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बताओ? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। पॉजिटिव होती है और कैसी होती है? धनात्मक होती है। और दोस्तों याद रखना है उत्तल दर्पण के उपयोग कहां कहां पर होते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग कहां कहां पर होते हैं, उस चीज की हमें बात करनी है। तो देखो, उत्तल दर्पण का सीधी सी बात है, प्रकाश को फैलाता है। तो प्रकाश को फैलाने का काम याद रखना, उत्तल दर्पण कहां कहां करता है और उन चीजों में उपयोग किस दर्पण का होता है। जैसे मैं ये कहूं कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाता है किसके रूप में, तो बताओ उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाता है। सबसे पहली बात तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? आपसे कहा जाए गाड़ियों का जो साइड मिरर है, गाड़ियों का साइड मिरर कौन सा होता है ना, गाड़ियों का साइड मिरर कौन सा होता है? गाड़ियों का साइड मिरर जो होता है वो कौन सा होता है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। दूसरी बात, गाड़ी चला रहे हो और जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है उसके आगे लटका हुआ जो दर्पण होता है, इस प्रकार से उस दर्पण को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखो। उस दर्पण को कहा जाता है हैंगिंग मिरर कहा जाता है। और वो हैंगिंग मिरर जो है वो आपका कौन सा दर्पण है? तीसरी बात, सारे एटीएम मशीन से पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं ना, और जैसे ही अपन उस एटीएम मशीन के पास जाकर के खड़े होते हैं तो उसके आगे एक क्या लगा रहता है? दर्पण लगा रहता है, ऊपर की तरफ कांच लगा रहता है, दर्पण। उस दर्पण को क्या कहते हैं? कौन सा दर्पण होता है? ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको याद रखना है जो गलियों की स्ट्रीट लाइट होती है ना, अपन रात के में अपन रोड पे घूमने के लिए जाते हैं या फिर गली मोहल्ले में अपन घूमते हैं, तो जो स्ट्रीट लाइट होती है उस स्ट्रीट लाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना। और फिर आपको याद रखना है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में याद रखना है जो रोड जो होती है ना, तीव्र मोड़ आती है, तो उस तीव्र मोड़ में है ना एक दर्पण लगा होता है। उस दर्पण को अपन काम में लेते हैं, किसको? उस दर्पण को काम में लेते हैं दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए अपन काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो जो पहाड़ी इलाकों में तीव्र मोड़ों पर है ना जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उस दर्पण को अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इतने सारे उपयोग आपने पढ़े हैं, है ना। मैं एक एक करके लिख देता हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, बताओ, गाड़ियों का पार्श्व मिरर, है ना। गाड़ियों के पार्श्व मिरर के रूप में, है ना, पार्श्व दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में, ठीक है ना। गाड़ियों में हैंगिंग मिरर के रूप में, गाड़ियों में हैंगिंग मिरर बोले तो ड्राइवर सीट के आगे लटका हुआ दर्पण, ड्राइवर सीट के आगे लटका हुआ दर्पण, आगे लटका हुआ दर्पण कैसा दर्पण है? तो आप कहोगे उत्तल दर्पण है। इसके साथ साथ में एटीएम मशीन में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ में गलियों की लाइट में, है ना, गलियों की लाइट में आप लिख सकते हो स्ट्रीट लाइट में, है ना, स्ट्रीट लाइट में
किसका उपयोग करते हैं? स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग करते हैं भाई? याद रखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रोड की या सड़क की तीव्र मोड़ पर उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई है? ठीक है ना। और इसके साथ साथ में आप कभी मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भी गए होंगे, है ना। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर याद रखना है दर्पण लगा होता है। और कौन सा दर्पण लगा होता है? तो याद रखना है उत्तल दर्पण को काम में लिया जाता है ना। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ दर्पण, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ दर्पण, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ दर्पण कैसा दर्पण है? बताओ, उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है रे? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सबको पता चल गई है। याद रखना है कैसा उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सबको पता लग गई होगी कैसी होती है। तो आप कहोगे उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। और कई बार याद रखना है, आपको पूछ लिया जाता है उत्तल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है? आवर्धन क्षमता की यदि अपन बात करें, नोट लगा कर लिखना है, आवर्धन क्षमता से भी अच्छे खासे क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। याद रखना, आवर्धन क्षमता को अपन लिखते हैं, आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं। आवर्धन क्षमता जो है उसको अपन लिखते हैं m से, है ना। मैग्निफिकेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। मैग्निफिकेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है ना। कैसी होती है? धनात्मक होती है। यानी m बराबर जो होता है वो होता है v अपॉन में क्या होता है? u होता है। v अपॉन में क्या होता है? u होता है। यदि आवर्धन क्षमता का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है? वास्तविक है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक है या सीधा है? ठीक है ना, याद रखना है। और वास्तविक होगा या सीधा होगा? बताओ। अगर आवर्धन क्षमता के बारे में सबको पता है तो मुझे ये बताओ कि जो अगर पॉजिटिव आ रहा है आवर्धन क्षमता, है ना, आवर्धन क्षमता पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, है ना। वास्तविक नहीं, सीधा होगा। और सीधा होगा इसका मतलब याद रखना है कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है ना। प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता क्या आ रही है? आवर्धन क्षमता यदि पॉजिटिव आ रही है तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है ना। और m का मान क्या आ रहा है? m का मान यानी आवर्धन क्षमता का मान क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? उल्टा होगा। और उल्टा होगा इसका मतलब कैसा होगा? बताओ। सीधा होगा। उल्टा होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, है ना। वास्तविक होगा। ठीक है ना। तो आवर्धन क्षमता अपन पढ़ेंगे कब? जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले मैं लेंस, उत्तल दर्पण और लेंस के क्या बताऊंगा आपको, फिर से फॉर्मूलाज लेकर आऊंगा और उसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होती है? उत्तल लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ में मुझे आप ये बताओ कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो कैसे बनते हैं, है ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनते हैं, है ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उस चीज की हमें थोड़ी सी क्या लेनी है? डिटेल लेनी है। और फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा?
उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु की तुलना में क्या होगा भी, छोटा होगा, है ना। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ये भी आपको याद रखने हैं। उत्तल दर्पण से हमारे साथ साथ में नोट डाउन करते जाओगे। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, अनंत पर रखी जाए। जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, अनंत पर रखी जाए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और ये अपन किससे पढ़ रहे हैं भी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का क्या पढ़ रहे हैं, निर्माण पढ़ रहे हैं। तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, उत्तल दर्पण में कहाँ बनेगा, ये चीज आपको पता रखनी है। तो सबको पता है उत्तल दर्पण है वो किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है भाई, फैलाने का काम करता है। तो ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण से मुख्य एक्स है, और इस मुख्य एक्स के समानांतर अनंत पर कोई क्या रखी है, वस्तु रखी है। उस अनंत पर जो वस्तु से प्रकाश की कंडीशन यहाँ से इस प्रकार आ रही है और परावर्तक परत से टकरा करके परावर्तित हो रही है, ठीक है ना। दूसरी किरण भी आ रही है और परावर्तक परत से टकरा करके क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो ये याद रखना है, समतल दर्पण के इस साइड कहीं भी नहीं मिल रही है ना। जब इनको इधर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, या आप ये कह सकते हो इधर की तरफ बढ़ाया जाए, तो याद रखना है हमें जिस बिंदु पर ये मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखना है जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है फोकस पर। कहां बन रहा है बताओ, फोकस पर बन रहा है ना। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो आप लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, फोकस पर होगी। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है किरणें, तो याद रखना आभास होता है इनका। तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, और प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब है वो कैसा होगा बताओ, सीधा होगा। और याद रखना है वस्तु के आकार से क्या होगा बताओ, छोटा होगा। वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशंस पहली है। और पहली कंडीशन में आप याद रखोगे जब प्रतिबिंब जो है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? अगर समझ में आया है तो लाइक करो, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, शेयर करना है, ठीक है ना। देखो आगे अपन दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। और दूसरी कंडीशन है जब वस्तु कहां पर रखी जाए, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनेगा बताओ, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे अनंत व फोकस के बीच में बनेगा, अनंत व फोकस के बीच बनेगा, अनंत व फोकस के बीच बनेगा। और कैसा होगा बताओ, वही होगा जो पहले बना था, कैसा, आभासी। और कैसा बनेगा बताओ, आभासी प्रतिबिंब। प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और याद रखना है कैसा होता है, वस्तु के आकार से क्या होगा बताओ, छोटा होगा। प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रत्येक आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, और वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। उत्तल दर्पण में आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है। इन दो कंडीशन से ही उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा। पहली कंडीशन क्या रहेगी, पहली कंडीशन रहेगी जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो याद रखना है प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के आकार से क्या बनता है भाई, छोटा बनता है। वस्तु के आकार से क्या बनता है भाई, छोटा बनता है। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत व ध्रुव, अनंत व आपके किसके बीच में, अनंत, सॉरी भाई सॉरी, ये प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। कहां पर बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा। सही कर लेना, कहां पर, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा, इसको सही कर लेना है। और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए उत्तल दर्पण हमारा इतना ही है ना। कल अपन अवतल दर्पण को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में उत्तल और अवतल दर्पण पर बनने वाले जो न्यूमेरिकल होंगे
उस न्यूमेरिकल सेशन को अपन दर्पण पढ़ने के बाद में सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन के साथ में अपन पढ़ेंगे लेंस, है ना। और उसके बाद में छोटी मोटी प्रकाशिक घटनाओं को कंप्लीट करके ये प्रकाश वाला चैप्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन और लगेंगे, उसमें अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो क्या आज की क्लास आपको पसंद आई? आज का सेशन क्या आपको समझ आया? अगर समझ आया है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। और आज जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल को के साथ आप जुड़िए, निरंतर कक्षाओं का आनंद लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका टेलीग्राम जो चैनल है वो आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से जीके बाय अजय सर, जीके बाय अजय सर, ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका टेलीग्राम चैनल। क्या रहेगा? टेलीग्राम चैनल। इस चैनल पर जाकर के आप याद रखना इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और इस चैनल से आप हमारी जो निरंतर कक्षाओं की पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ जो है उससे आप निरंतर क्या बना सकते हो, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम, है ना, इसी समय पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।